ठीक है, तो पहले मैं ये एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम 3 पूल में होने वाला है, पूल ए, पूल बी, पूल सी। पूल ई का जो स्टूडेंट्स होगा वो 6 to 8 के बच्चे होंगे, पूल बी का 9 और 10, पूल सी तुम लोगों का है 11th और 12th। तो ये एग्ज़ाम उसके बाद फिर 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ 10 दिसंबर को होने वाला है, अभी 10 दिसंबर, जो कि ऑनलाइन होगा अनअकैडमी के वेबसाइट पे। उससे टॉप 200 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके जो 11th 12th वाले 9, 10, 11, 12 उसको आईटी कानपुर में इनवाइट किया जाएगा। वहाँ पर जितना भी फैसिलिटीज़ है आईटी कानपुर के वो सब कुछ तुमको दिखाया जाएगा। वहाँ क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, सब स्टूडेंट लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सब में तुमको घुमाया जाएगा। पूरा 1000 एकड़ का आईटी कानपुर कैंपस पूरा घुमाया जाएगा। उसके बाद उधर से टॉप 27 स्टूडेंट्स वो सबको इसरो घुमाया जाएगा। इसरो पता है ना, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उधर घुमाया जाएगा। उसमें टॉप 27 में से टॉप 10 को इसरो ले जाएगा, बाकी 17 को एरीज नैनीताल, वो भी एक रिसर्च सेंटर है, उधर ले जाएगा। और भी प्राइजेज हैं इसमें। और आईटी कानपुर जो जाएंगे, एचसी वर्मा सबको पता ही होगा, है ना। एचसी वर्मा सर आएंगे, वहाँ पे टॉक शो देंगे, सबको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। लिंक आप भेज देते हैं सर, इन लोगों ग्रुप में भी डाले थे, लिंक डाल देते, तो वहीं पर से रजिस्ट्रेशन है। सब सोच लेना पहले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डाल दिया उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, बन रहा है नहीं बन रहा है। उसमें से एक सैम्पल क्वेश्चन मुझे देखना। मैथ्स तो तुम लोग पढ़ रहे हो। ये नॉर्मल सा मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, इसमें 2 पॉइंट है ए और बी। अब ये सेंटर पे अगर 36 डिग्री एंगल बना रही है, बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है, 36 डिग्री एंगल बना रही है और इसका लेंथ है 2 इंच। तो इसमें बताना है कि ये पूरा सर्कमफेरेंस जो है, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये पूरा का लेंथ चाहिए। तो ये नॉर्मल यूनिट मेथड से बन जाएगा। 36 डिग्री है, 2 इंच, तो 1 डिग्री पे हो जाएगा 2/36, और ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/36 = 360। मैथ्स उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा मैथ्स के लेवल में यही रहेगा, बस 20 इंचेस मैथ्स के लेवल में बस ऐसा ही रहेगा। बाकी रीजनिंग रहेगा, मतलब जो भी देखते हो ना इस टाइप का, मैं कल भी बताया था। फेसबुक ये सब में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि ये गिवन होगा, ये दिया हुआ रहेगा, इसमें पूछेगा क्या आएगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें रहेगा, देख लेना, वो मैं भेज दिया उधर। तो यही है एग्जाम के बारे में। और एक्स्ट्रा किसी को पता है कितना दिन बचा है 12th के एग्जाम वाले में? एग्जैक्ट 2 महीने। तुम लोग स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, तैयारी। अच्छा, कोई बताओ टारगेट तुम लोग कितना रखे हो मार्क्स का, टोटल मार्क्स टारगेट बनाया नहीं? बस ऐसे ही पढ़ते जाना है। कुछ टारगेट बनाइए, कुछ बताओ कितना बनाइए, कितना बनाइए टारगेट? 450 आउट ऑफ 500 है, अच्छा टारगेट है। बस उस हिसाब से मेहनत करना है सब। कुछ पॉइंट्स है मैं लिखा हूँ। अच्छा, 12th का इम्पोर्टेंस किस किस को पता है, कितना जरूरी होता है 12th अभी के टाइम पे? मतलब 12th अगर तुम सही परसेंटेज से पास करते हो और 12th फेल करते हो या फिर खराब डिवीजन आता है, तो उसका जो भी नुकसान है फ्यूचर में, ये तो पता होना चाहिए ना। नुकसान मतलब नुकसान तो बहुत सारा है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है, 12th के बाद क्या करना चाहते हो। किसी का मतलब बड़ा गोल है 12th के बाद करने का, 12th के बाद क्या करना चाहते हो? तो बताओ अपना गोल क्या करना चाहते हैं? CA। आप समझ बताओ। नीट के लेवल का तो सर पढ़ा ही रहे होंगे, है ना। MBBS भी ठीक है, बस MBBS CA या फिर नीट तो वही होता है, आगे जाकर के MBBS ही बनते हैं। तो उस लेवल में कैसा पढ़ाई करना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी होता है किस तरह से बनाया। कुछ बोल रहे थे सर, बताओ कुछ बोलो, कुछ पूछो। हाँ, मेरा 86% था। कितना घंटा पढ़ने के लिए?
12th में तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 12th में 5-6 घंटे। मैथ में मेरा 95 था। कंपटीशन के लिए पूछ लो, 11 के लिए किसी कंपटीशन के लिए पूछो। IIT में 2600 था। हाँ 2600 था। टोटल कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं पता है IIT के लिए? हर साल 10 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से जो टॉप IIT में जाते हैं वो बस 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं। उसके लिए जो मेहनत लगता है, कल हम बता रहे थे कि हम घर से ही पढ़े थे 12 से 15 घंटा डेली, और वो भी लगातार 10 महीने तक के। उसके बाद जाकर के मुझे वहाँ पे जाने को, लेकिन वो पूरा मेहनत का फल हमको वहाँ पे जाने के बाद मिला। IIT ऐसा जगह है, मतलब यहाँ के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या क्या वहाँ पे मिलेगा तुमको। लेकिन साथ ही साथ जो 12th में पढ़ रहे हो, 11th-12th, ये मतलब एक हिसाब से बेस है हर चीज़ का। फ्यूचर में जितना भी बड़ा करियर बनाना चाहते हो, 11th-12th पूरा बेस है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा 11th-12th, उतना ही अच्छा आसान आगे का पढ़ाई तुमको रहेगा हर चीज़ में। अभी तुम लोगों के पास 2 महीना है, एटलीस्ट मतलब 80% तो लाओ 12th, कम से कम। टारगेट 100 का करो, तभी जा करके 80 पे पहुँचोगे। कम टारगेट करोगे तो फिर उसका नीचे ही आएगा, क्योंकि जितना टारगेट करता है उतना सबको नहीं मिलता, उसका नीचे ही आता है। तो 100 का टारगेट करो, उस हिसाब से बनाओ स्ट्रैटेजी, नोट्स बनाओ। कल हम कह रहे थे उन लोगों को भी, 11th वालों को, नोट्स, क्लियर नोट्स सारे सब्जेक्ट का अलग अलग बनाओ। अभी हर हफ्ते सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स रिवाइज करते जाओ। उसके बाद जब लास्ट का 2 हफ्ता आएगा तो उसमें से फिल्टर करते जाओ, नोट्स रिवाइज करो। जो भी दिखे कि ये चीज़ याद हो गया है और क्या नहीं याद हुआ है, जो नहीं याद हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स फिर से बनाओ, उसको साइड करो, फिर उसको रिवाइज करते जाओ। फिर देखते जाना कि मतलब हर चीज़ तुमको याद होता जाएगा या फिर पता होता जाएगा। अगर समझने वाला है साइंस वाला तो वो उसका डेफिनेशन, उसका जो कंसेप्ट है वो सब क्लियर होता चला जाएगा। सब कुछ बेस्ड है, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो तुम हर हफ्ते, मतलब हर दिन, बीच में रुकना नहीं है या फिर इधर उधर गैप नहीं मारना, तो मैं बहुत करना है। हाँ, किसी के पास कोई डाउट अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी आगे पढ़ाई, 12th, फ्यूचर, करियर? जैसे आप बोले कि 10 महीना लगातार 15 घंटा रोज पढ़ना है, बस तो इसमें मतलब कि हम लोग कैसे करना चाहते हैं, उतना तो नहीं पढ़ पाते, तो 1-2 दिन पढ़ते 5 से 6 घंटा भी, फिर 1-2 दिन के बाद ना हम लोग की वही हो जाता है पढ़ने वाला है, मतलब उसके बाद फिर इसमें क्या पढ़ जाता है। हाँ, मतलब फिर मन नहीं करता पढ़ने का। तो वो उसका यही बेसिक है कि गोल तुम्हारा सेट नहीं है, क्या करना है वो तुम्हारा सेट नहीं है। गोल कहाँ पे पहुँचना है तुमको, वो कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो गोल मतलब सुनो इनका बात, समझ में आया कि जब सेट हो जाएगा ना, मिशन कहाँ पे पता नहीं है पहुँचना और वो कितना ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में, वो नहीं पाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। अपने फैमिली के बारे में, सारा जो स्टेट है सब कुछ के बारे में सोचो। उसके बाद फिर पूरा रिसर्च करना होता है। अगर मान लो मुझे जेई करना है तो जेई कितना ज़रूरी है मेरे लिए, मतलब हम जब किए थे जेई कितना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जेई के अलावा कोई दूसरा रास्ता मेरा नहीं था। पढ़ना तो कॉलेज में ही है, इंजीनियरिंग ही करनी है, लेकिन अगर IIT से नहीं किए तो इधर उधर से करने के बाद मतलब बर्बाद हो जाएगा मेरा करियर। और उसके बारे में पूरा पता करके IIT कानपुर कितना मतलब बेहतरीन कॉलेज है, तो ये सब दिखने के बाद अपने आप तुमको अंदर से मोटिवेशन आएगा, हर बार आएगा कि वही करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सेट नहीं होगा तो फिर रास्ते से भटक नहीं है। जो मंजिल ही नहीं दिख रहा है तो तुम किधर जाओगे, बीच में तो इधर उधर हो ही जाएगा। मंजिल दिखती है ना। और कोई डाउट? पूछो कैसे पढ़े, क्या करें, आगे कैसे बढ़ना है, ये सब सोचो नहीं आता। क्या? थोड़ा लाउड बोलो। मेरा पढ़ाई का सिलसिला स्टार्ट हुआ था कोरोना के डेट से। उधर मतलब मेरा जाने का प्लान था कोटा 1 साल के लिए, लेकिन फिर कोरोना के बाद सब कुछ बंद हो गया और ज़्यादा पता भी नहीं था किधर क्या करना है। तो फिर वही हम ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढे। ऑनलाइन में मुझे मिला वही फिजिक्स वाला, उसके लेकर के पूरा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया था। उसके बाद जब फर्स्ट अटेम्प्ट हम किए थे तो नहीं हो पाया था, IIT नहीं हो पाया था, तो फिर घर वाले बोले थे वही प्राइवेट कॉलेज में करा देंगे। उसमें जो प्राइवेट कॉलेज में जो फैक्ट होता है वो लगभग डबल होता है IIT का, और उसका जो वैल्यू होता है वो 10 भाग कर दो तो 1 भाग भी उसका वैल्यू नहीं होगा प्राइवेट वालों, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम दोबारा ट्राई किए, इधर ऑनलाइन से डेली अच्छे से नोट्स बनाए, वही बताए, डेली 12 से 15 घंटा पढ़ाई की। हर सब्जेक्ट को मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर हमको मैथ अच्छा लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ मैथ ही पढ़ते जाएँ हर मतलब डेली, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का बराबर वैल्यू होता है वहाँ।
अगर सब में जैसे 5 सब्जेक्ट है, हम 4 में एकदम 100 में से 100 ला लिए और दूसरा में फेल हो गए तो पूरा फेल हो गया, कोई वैल्यू नहीं। बस ऐसे ये सबको बराबर इम्पोर्टेंस देना है, सबसे बराबर मेहनत करना है, तभी जाकर के ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। यही है, बीच में मेरा मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है पढ़ाई के बीच, हर चीज़ में बीच में आते रहता है, वो सबको मतलब इग्नोर करते जाना है, स्ट्रगल इसको ही बोलते हैं। आप तुम कुछ बोल रहे हैं? अभी से 2 महीने में पहले तो देख लो सिलेबस क्या है, जो भी एग्जाम में आने वाला है उसका सिलेबस सर बता ही दिए होंगे, उसी हिसाब से सर पढ़ा रहे होंगे, है ना। उसका अगर तुम्हारे पास नोट्स कहीं है तो नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, उसके बाद सारा उसका जो टॉपिक्स है मेन टॉपिक्स, या फिर तुमको PYQs को एनालाइज करने के बाद भी पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है हर साल, वो देख लो और वही टॉपिक को अपना नोट्स में बुक्स में देख करके उसको अच्छे से मतलब समझ लो और फिर PYQs करते जाओ। ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है लास्ट टाइम पे। क्या हुआ तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसिस्टेंट मतलब रिवीजन लगातार हर हफ्ते डेली रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैथ है तुम्हारा तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का मैथ कुछ भी नहीं, फेल हो जाएगा। जितना भी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो मतलब इम्पोर्टेंट टाइम पर जाकर के सब कुछ कर दोगे। साइंस और फिजिक्स में तो मैथ होगा तुम लोग का होता ही है बहुत सारा, तो साइंस और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है उसका प्रैक्टिस करते रहो, तो वही वीकली डेली अपना टाइम टेबल बना करके, उसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा ग्रेड चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, बिना डिसिप्लिन का, बिना टाइम टेबल का, बिना टाइम पे उठने का मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। सब में कॉमन यही है कि पहले तुमको नीट मतलब करने के बाद क्या होता है पता है? नीट करने के बाद तुमको वही है कॉलेज मिलेगा जो भी मेडिकल वाला होता है, एम्स। उसमें अगर टॉप कॉलेज को टारगेट करते हो तो वहाँ पर देखना है कि टॉप कॉलेज क्यों वहाँ पे टॉप पे है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, वहाँ पे जाने के बाद किस लेवल का डॉक्टर बनता है, उसका जो सैलरी होता है उसका क्या होता है, और छोटा लेवल वाला मतलब अच्छे से नहीं करने पे छोटा वाला डॉक्टर का क्या सैलरी होता है। उससे तुमको मोटिवेशन मिलेगा कि उस कॉलेज में जाने से तुमको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा दिखेगा, बिना फ़ायदा दिखे तुमको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो वही गोल सेट कर लो कॉलेज का, हाई कॉलेज का। उसके बाद जो भी सिलेबस है सिलेबस देख लो और नोट्स अलग अलग नोट्स सबका बना लो, फिर रिवीजन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। बीच में जो टाइम वेस्ट होता है सबका बहुत अलग अलग तरह का मतलब टाइम वेस्ट करने का तरीका है। टाइम वेस्ट बहुत आसानी से हो जाएगा, मोबाइल है, खेल कूद है, दोस्त है, ये सब को तुमको छोड़ देना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। जितना भी कॉल कर रहा हो, कोई भी एडिक्शन हो मोबाइल का या फिर इधर उधर का, गेम का, सब कुछ को भूल जाना पड़ेगा अगर तुमको नीट क्लियर करना है या फिर जेई क्लियर करना है। क्योंकि ये सब बीच में तुमको कितना भी लगे कि तो छोटा सा 1 घंटा दिन में देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब पता चलेगा कि वो 1 घंटा का क्या वैल्यू है। क्योंकि वो तो तुम्हारा पूरा मतलब माइंड को हिला के रख देता है, उस वक्त पूरा डिस्टर्ब हो जाते हो, कुछ भी अगर एडिक्टिव चीज़ कर रहे हो तो शार्प नहीं रह पाता, मतलब एक हिसाब से कमज़ोर हो जाता है शार्पनेस दिमाग का। एडिक्शन छोड़ दो, टाइम वेस्टेज को छोड़ दो, डिसिप्लिन में रहो एकदम पूरा, जो भी एकदम रूल है उसी को फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए। बस यही है, जितना स्ट्रांग रहोगे अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट में, खुद को इम्प्रूव करने में, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे। उसके लिए कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? नीट के लिए नीट तो और ज़्यादा मतलब नीट से ज़्यादा फर्क नहीं है, कम से कम तो 10 घंटा डेली करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बेस अच्छा है, 11 12 बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो तो अगला 1 साल जम के पढ़ने से आराम से हो जाएगा। 1 साल तुम 10 घंटा 9 घंटा भी पढ़ोगे तो नीट आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही है, रास्ता पता होना चाहिए। बोलो IIT में कौन सा ब्रांच मिला? IIT में बायोलॉजिकल साइंस ब्रांच मिला था, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस होता है, जो टॉप ब्रांच होता है, वो कोटा में रहने वाले लोग, मतलब कोटा में जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना, जो एकदम टॉप ब्रांच आते हैं, उसको 8th 9th से ही उन लोगों को कोटा भेज दिया जाता है। पेरेंट्स लोग भेज देते हैं उधर, तो ज़्यादातर अमीर वाले लोग होते हैं, तो कोटा भेज दिए। उधर बच्चा 8वें से ही पढ़ रहा है, जेईई का तैयारी कर रहा है, उसको पूरा एकदम लगा हुआ है भीड़ में। वहाँ पर सारा जो टीचर है वो उसको पढ़ा रहा है, तो अलग अलग मेंटरशिप मिल रहा है, उसको अलग से पैसा दिया जा रहा है टीचर को। उसमें मतलब टॉप ब्रांच वही लोग जाते हैं जो 8 से ही तैयार कर रहा होता है।
भैया हाँ क्या है ना, मतलब जैसे कि आपका 12th में 95 मार्क्स आया है ना, हाँ, मतलब दिन भर में आप 5 से 6 घंटा पढ़ लेते हैं, मतलब उनमें से 5 से 6 घंटा में आप मैथ में कितना देर फोकस करते थे, कितना घंटा? कितना घंटा मैथ में? घंटा नहीं है, जैसे जो भी तुम्हारा मैथ में वीक टॉपिक, उसमें अलग अलग टॉपिक होता है। जो तुमको आसान लग रहा है उस पर कम प्रैक्टिस करो, उसका कम क्वेश्चन करो। जो तुमको टफ लग रहा है उसमें ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैथ में समझने जैसा कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। फॉर्मूला उसका याद करने जैसा नहीं, फॉर्मूला रट लिए तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं करना। उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो फॉर्मूला खुद ब खुद दिमाग में घुस जाएगा, कभी भूलोगे नहीं फॉर्मूला। मतलब 12th में आपका पढ़ने का टाइमिंग क्या था, मतलब सुबह मतलब कितने बजे उठते थे या फिर रात में पढ़ते थे? ठीक है, हाँ मुझे तो हाँ हाँ, सबका अलग अलग डाउट होता है। 12th में पढ़ने का टाइमिंग नॉर्मली टाइमिंग ठीक है, 7 बजे तक उठ जाते हो या फिर उससे पहले उठ जाते हो तो ठीक है। और एक टेबल बना लो, एक वीकली टेबल, मतलब वही पूरा मंडे से संडे तक, उसके बाद तीनों चारों जो भी सब्जेक्ट है लिख दो, कितना टाइम कितना से इतना बजे हम इस सब्जेक्ट में देंगे, इतना से इतना बजे इस सब्जेक्ट में देंगे। या फिर मान लो मंडे को हम पूरा मैथ में ही देना चाहते हैं, ट्यूसडे को पूरा फिजिक्स में ही देना चाहते हैं, फिर अगला देना चाहते हैं, फिर इस दिन रिवीजन करना चाहते हैं। ये अलग अलग टाइम टेबल बना लो हफ्ते का, उसके बाद उस पर पूरा फोकस हो जाओ, क्योंकि उससे हिलना बहुत आसान होता है, उससे भटक जाना बहुत आसान होता है। नहीं भटक पाए तो फिर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे आसान। कुछ बोल रहे हो? कितना % मार्क्स चाहिए? परसेंटेज वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज़्यादातर में 75% ही होता है, 75% क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो तुमको आगे फ़ायदा होगा, क्योंकि उधर नौकरी मिलने का टाइम आता है ना, प्लेसमेंट का टाइम, तो वहाँ पर वो सब कुछ देखता है तुमको। अगर तुम्हारा 11th-12th में ज़्यादा मार्क्स से ज़्यादा परसेंटेज है 12th में, हाँ, तो वहाँ पर तुमको एक एडवांटेज मिलेगा कि इसका बेसिक ज़्यादा अच्छा है, तो ये मतलब बचपन से ही मेहनत कर रहा है। और कोई डाउट? आगे इंजीनियरिंग के लिए क्या करना होगा? इंजीनियरिंग के लिए बस 11th-12th वही बता रहा था, 11th-12th अच्छे पढ़ लिए, 12th में अच्छा मार्क्स आ गया, जेई मेंस होता है, जेई मेंस निकाल लिए, उसमें 10 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ज़्यादातर वही होता है कि मतलब नाम का दे रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसमें उसका नहीं हो पाता। जिसका गोल सेट होता है वो मेहनत कर रहा होता है, तो 10 लाख में से 2 लाख स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। उसमें 2 लाख में से 15,000 टॉप 15,000 को IITs मिलता है। जो टॉप वाला IIT में भी 4-5 सीट है जो कि टॉप IIT है, उसके नीचे वाले IIT में भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो उसमें तुमको टॉप 6,000 में टारगेट करना पड़ेगा, जेई एडवांस में 2 लाख बच्चों में से टॉप 6,000। उसके बाद फिर होगा जेई एडवांस एग्जाम। जैसे यूपीएससी सुने हो ना जी, इंडिया में यूपीएससी के बाद जेई एडवांस सबसे टफ एग्जाम, उसको निकालना। IIT में जाना है तो जेई एडवांस निकालना पड़ेगा, उसका पैटर्न बहुत टफ होता है। क्वेश्चन पूछो, एग्जाम से पहले इतना अरे जो भी मन में आ रहा है क्वेश्चन पूछना है पूछो। के बारे में पढ़ाई में क्या रोल होता है स्पिरिचुअलिटी का जैसे मान लो तुम कुछ पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो गए, लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, नहीं हो पाएगा, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रहा है दिमाग में, तो उस वक्त है ना, उस वक्त तुम स्पिरिचुअलिटी जो भी भगवान है जिसको तुम मानते हो उधर, हाँ उधर जाकर के प्रे करो, जो भी तुम्हारे दिल में है वो बोलो उनसे, तो इमेजिन करना है जो भी, वहाँ पर तुमको सारा निगेटिविटी निकल जाएगा। क्योंकि जब तुमको उसका मेहनत का जब रिजल्ट मिलेगा ना, उस वक्त मतलब अलग तरह का खुशी मिलेगा। उस वक्त भी जो भी जिस भगवान को मानते हैं उस वक्त शुक्रिया अदा करना है, उनका। आप जब कर रहे थे IIT तो आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव? बचपन से मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, क्योंकि ये पूरा क्रिएशन जो है यूनिवर्स, इतना सारा यूनिवर्स है, हर चीज़ है, कोई तो बनाया ना उसको, तो उसको तो मानना है ना, बस ये। क्योंकि वो रोज प्रे करते होंगे तो वही सब कुछ है, क्या जो रोज प्रे करते हैं भगवान के पास, उनके लिए यही सब कुछ है। क्या सब कुछ है? पढ़ाई में जैसे पढ़ाई से डिमोटिवेट हो रहा तो वो जा रहा है, जैसे लाइफ जैसे- हो गया तो वो भी भगवान के पास ही जा रहा है। हाँ
मतलब जो भी है नॉर्मल जिंदगी में तो इससे मतलब शेयर करते रहते हैं, तो उसका कोई रोल नहीं हो जाएगा, ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते हम तुम्हारे रियल लाइफ। देखो शांति के लिए फोटो में भटक जाता है, इसलिए शांति के लिए किया जाता है इसमें। वो एक रास्ता दिखाता है, जो भी बुक्स है ना स्पिरिचुअल बुक्स, अगर पढ़ाई से भटक जाता है तो उसको रास्ता दिखता है, लेकिन उसको ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं, इधर उधर से ही मैसेज चाहिए। तो वही उसका तुमको रियल लाइफ में ज़्यादा डायरेक्ट चमत्कार नहीं होता दिखेगा, उस चमत्कार पर कभी मत भरोसा करना, जो भी मेहनत है बस वही है। कल हम ऐसा शॉर्टकट के बारे में बता रहे थे कि कोई भी बड़ा चीज़ तुमको हासिल करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग टर्म मेहनत से ही अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो लॉन्ग टर्म में तुमको वो सक्सेस मिला हुआ रहेगा। अचानक मिल जाएगा तो फिर वो अचानक चला जाएगा। मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुमको फल मिलेगा, लेकिन वही है सही रास्ते में, वो मेरा गोल है तो उसका सही रास्ते में मेहनत करेंगे, इधर नहीं मेहनत करेंगे, तो बस वही। और कुछ किसी को लग रहा है कि बहुत गंदा मेरा चल रहा है एग्जाम, मतलब अभी पढ़ाई एकदम कि फेल हो जाएगा 95%? हाँ सबको लग रहा है कि फेल हो तो फेल अगर मान लो कोई फेल हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है पता है? सोचे मतलब क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस है पता है? अगर पता होगा तो तुम मेहनत करोगे, जाते एकदम पूरा जी जान लगा दोगे, डेली मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, ज़्यादा टाइम से मेहनत करोगे। पता होना, दिमाग में सोचते रहना, उसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट जो सोसाइटी पे पड़ेगा, तुम्हारे फैमिली पे पड़ेगा, तुम्हारे फ्यूचर पे पड़ेगा, ये सब दिमाग में जब चलते रहेगा तो अंदर से मोटिवेशन आते रहेगा। तुम 2 महीना एक एंगल से कम भी है, एक एंगल से बहुत ज़्यादा भी है कि तुम निकाल सकते हो। जो टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है उसके लिए 2 महीना बहुत कम है, तो उसको लगेगा कब पास हो गया ऐसा। लेकिन जो बहुत मेहनत करता है उसको लगेगा 2 महीना मतलब कि पूरा 60 दिन को 24 से गुना करें, उतना घंटा मेरे पास है, हम हर घंटे का अगर प्लान बना लिए वीकली तो वो आराम से उसको निकल सकता है। कितना भी बड़ा सिलेबस हो, 2 महीना उस हिसाब से मेहनत करें, उस प्रपोर्शन में मेहनत करें तो सही परसेंटेज आराम से, फर्स्ट डिवीज़न तो आराम से आ जाएगा। लेकिन बस वही रास्ता बताऊँ हेलो। आप इनको कैसे बुलाएं? तो ऐसे मोटिवेशन होना सही है कि गाना जो याद होता है वो हमेशा दिमाग में आता है, वो थोड़ा सा भी ऐसा तो पूरा दिमाग में आ जाता है, पूरा गड़बड़ कर देता है वर्जन को। तो उसको बुलाना उसको भूल नहीं सकते, मतलब पीछे से जो भी गलती किए हो उस वक्त, उस टाइम जो हुआ है उसमें क्या क्या गड़बड़ किए हो उसको सीख लेना है और आगे बढ़ जाना है, मतलब भूल नहीं सकते। उसको भी पॉजिटिव वे में ही लेना है कि उस वक्त जो गलत हुआ है उसमें मेरा क्या गलती था, क्योंकि दूसरे का गलती तो कोई भी देख लेता है, लेकिन मेरा उस वक्त क्या गलती था, हम क्या नहीं कर पाए, मतलब क्या नहीं करते तो अच्छा होता है, वो चीज़ आगे नहीं करना। पास से सीखना है, प्रेजेंट में रहना है, फिर पास में जाओगे तो फिर पूरा प्रेजेंट खराब हो जाएगा, प्रेजेंट खराब होगा तो फ्यूचर होगा। हमेशा प्रेजेंट में ही रहना, फ्यूचर को देखना है कि हाँ हमको ये करना है, लेकिन वो पूरा करंट सिचुएशन पे मतलब डिपेंड करेगा, प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आज मेहनत करो उतना ज़्यादा फ्यूचर। और कोई 10 से 15 स्टूडेंट का कम से कम लेवल बन गया है नीट का, सबको मोटिवेट कर दीजिए। अगर 10 से 15 स्टूडेंट का लेवल बन चुका है। अच्छा, जिसका जैसे लेवल बन गया है, कहाँ से इधर मतलब तो कवर एरिया के है ना, जो एम्स के बारे में पता है? एम्स के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन यही है क्या, नीट करने के बाद हाँ नीट करने के बाद जो कॉलेज मिलता है वही है एम्स। एम्स में टॉप जो एम्स है, जहाँ तक मुझे पता है एम्स दिल्ली है। हाँ, एम्स दिल्ली के बारे में सब मोबाइल फ़ोन है सबके पास, एम्स दिल्ली सर्च करो, अभी नहीं जा करके सर्च करना, उसके बाद वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में यूट्यूब में देखना, वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या मतलब पढ़ाई तो है, पढ़ाई तो हमेशा तुमको करते रहना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो तुमको मतलब जो इधर के मतलब स्टूडेंट सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा मतलब मस्ती और मज़ा भी मिलेगा। उसके बारे में भी जब एक एंगल से देखोगे ना तो वहाँ पर मतलब
एक मोटिवेशन उधर से भी आता है कि अभी मेहनत कर रहे हो तो उधर एक इजी वे में तुमको मिलेगा लाइफ। और वहाँ जाने के बाद मतलब जब लोगों को कम्पीट करते हुए देखोगे ना कि सब ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो वहाँ पे एकदम आसान दिखेगा। जैसे यहाँ पे लोगों को मतलब 1 लाख कमाना एक बड़ा बात लगता है, लेकिन वहाँ पर जब चल जाओगे सब वैसे वैसे लोगों के साथ मिलोगे तो वहाँ पर लगेगा कि ये तो बहुत आसान बात है, हमको 10 लाख के बारे में सोचना चाहिए, 1 करोड़ के बारे में सोचना। तो वो एनवायरनमेंट तुमको वहाँ पे मिल जाएगा, वही स्टूडेंट का, प्रोफेसर्स का, और तुमको ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ये हमको बोला गया है, ये हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हुए हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो हमको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना ज़्यादा तुम लोगे अपनी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा तुमको मतलब फ्यूचर में उसका आदत हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग नहीं सकते, वो हमेशा आएगा। तो जितना जल्दी से तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे उतना तुमको फ्यूचर में काम आएगा। तो वहाँ पर तुमको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मतलब सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मतलब जैसे इधर होता है कि लड़कों का ग्रुप अलग होता है, लड़कियों का ग्रुप अलग होता है, उधर सब लोग मिल करके काम कर रहे होते हैं। तो उसका तुमको वहाँ पे सीखने को मिलेगा, अलग अलग स्किल डेवलप करने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा मतलब पॉजिटिव चीज़ है। जब उसके बारे में पता करोगे तब तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि ये सब हमको चाहिए, इधर गाँव में नहीं रहना है, मतलब घर में कितना ही रहेगा, है ना, निकलना है इधर से, या फिर इधर आकर के इधर सबको डेवलप करना है, सबको ज्ञान देना है उस चीज़ के बारे में, इस एरिया को डेवलप करना है, उसके बारे में पता हो जाएगा तो खुद ब खुद दिमाग में आएगा बात। ठीक है, और कुछ पूछना है पूछ लो। अभी के लिए तो 12th पे ही तुम लोग फोकस करो, क्योंकि जब 12th का अच्छा मार्क्स आएगा तो मान लो तुम नीट भी नहीं करना चाहते, जे भी नहीं करना चाहते, तो कोई तो फ्यूचर में डिग्री चाहिए ना, क्योंकि जॉब तो सबको चाहिए। बिना जॉब का तो मतलब तुम देख लो नॉर्मल कितना भटक रहे हैं इधर से उधर, जॉब नहीं मिल रहा। तो जॉब के लिए डिग्री चाहिए, और डिग्री में सबसे बड़ा वहाँ पे क्राइटेरिया आता है 12th का अगर मार्क्स तुम्हारा अच्छा है तुमको वहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। अगर मतलब 70% 75% से ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तुमको मतलब एलिजिबल हो जाओगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए। बहुत सारे एग्जाम इधर निकलते रहता है जॉब के लिए। तो अगर तुम्हारा 12th ही अच्छा नहीं है, 12th मान लो फेल हो, तो वहाँ पर तुम्हारा बहुत सब नहीं दे पाओगे वहाँ पर एग्जाम। 12th का यही वन ऑफ द एक बेनिफिट का फ़ायदा है कि करियर बनाने के लिए वहाँ पर रास्ता बहुत सारा खुल जाता है अगर 12th तुम्हारा अच्छा मार्क्स है। क्योंकि बहुत सारा फील्ड है, मेडिकल में भी बहुत सारा फील्ड है, उधर जा करके इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा फील्ड है, कंसल्टिंग है, बहुत सारा चीज़ें पता चल जाएगा उधर जाओगे। तो उसमें 12th का सबसे बड़ा रोल जाता है, ये बेस्ट है, सबसे पहला वो है। अगर बड़ा बिल्डिंग बनाना है सबसे पहला वो है, जितना स्ट्रॉन्ग इसको बना दोगे उतना स्ट्रॉन्ग पूरा बिल्डिंग बनेगा। अगर घर जैसे बहुत सारे घर में प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो अपने घर वालों से बात करो, उसको बताओ कि कितना ज़रूरी है मेरा एग्ज़ाम, सपोर्ट करे। सपोर्ट तो घर वाले करना चाहते हैं हमेशा, तो तुमको सपोर्ट करेंगे। मतलब टाइम सिर्फ अभी इसी पर दो, दूसरा चीज़ पर टाइम मत दो। समझा दो घर वालों को कि अभी मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम है, अभी हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हाँ करो। अपना टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अच्छा स्किल होता है, तो टाइम मैनेज करके निकाल करके जो भी ज़रूरी वाला काम है कर लिया, उसके बाद फिर अपना मेन काम में लग गए। और फिर से यही बोलेंगे, एडिक्शन जो भी है मोबाइल वाला, बाहर का कुछ भी, वो सबको भूल जाओ अभी। अगर दोस्त में तुम पढ़ाई कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप में रह करके ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओ। क्योंकि वो दोस्त कभी तुमको फ्यूचर में करियर बनाने में तो काम देने वाला है नहीं, करियर बिगाड़ने वाले में ही काम देगा हमेशा। मतलब इस एरिया में या फिर कहीं भी दोस्त मतलब उस एंगल से देखे तो पीछे ही ले जाएगा तुमको, जानबूझ के नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तुमको पीछे ही लेके चला जाएगा। लग रहा है आज पढ़ाइएगा, मोटिवेट कर दिए 12th क्लास एग्जाम, इसीलिए हम आपको बुलाए तो 11th क्लास में आ रहे थे, तो 12th क्लास में एग्जाम के पहले समझ लो कि बहुत एजुकेटेड आदमी मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछना है टेक्निकल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड पूछ सकता है।
नीट में जो क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो उसमें कितना परसेंट लाना होता है, कितना मतलब कितना में पास आउट होता है? नीट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना है कि 700 नंबर होता है। 720 में अगर लगभग 600 से टप जाएगी ना तो आ जाएंगे। सोच लो उसका फिजिक्स परसेंटेज केमिस्ट्री में कितना परसेंट पूछता है? सबका इक्वल पूछता है, तीनों में इक्वल ही रहता है। वही सबका सर को आईटी के बारे में ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम बता तीनों में इक्वल ही रहता है। ठीक है, 720 को 3 भाग में बांट तो फिजिक्स से उतना ही क्वेश्चन देगा, केमिस्ट्री से उतना ही देगा, बायोलॉजी से। आप कुछ पूछना है पूछो। पूछ रहे हो? तो अपना एग्जाम के बारे में बता दीजिए थोड़ा, क्या क्या है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वगैरह का। रजिस्ट्रेशन का लिंक हम ग्रुप में सर भेज दिए हैं। उसमें 29 दिसंबर को फेज़ 2 है, अभी 10 दिसंबर को फेज़ 1 है। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फी भी है। रजिस्टर करने के बाद तुमको एक फीस भी पे करना पड़ेगा जो कि 150 रुपीज़ का है। उसके बारे में पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है, सारा लिंक में पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना। अगर बन रहा है अच्छे से, एक दो क्वेश्चन भी बन पा रहा है उसमें से, मतलब कि तुम अच्छा कर पाते हो, मतलब तुमको मौका मिल जाएगा IIT कानपुर में आने का। और उसके बाद इसरो जो घूमने का मौका मिलेगा, अगर क्वालिफाई कर गए उधर के लिए तो वो समर ब्रेक में मिलेगा, जब हम लोग को छुट्टी मिलेगा अगला साल, जो नेक्स्ट समर आने वाला है गर्मी की छुट्टी, उसमें मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नॉर्मल है, वेबसाइट पे जाओगे सब कुछ फिल करने का आएगा, लिखा हो जाएगा ये सबमिट कर दो। और जो पेमेंट का प्रोसेस आएगा उसमें तुम, मेरा नंबर लिखा हुआ है, हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। इसरो में कितने प्रकार के इंजीनियर होते हैं? इसरो में इंजीनियर साइंटिस्ट हाँ साइंटिस्ट रिसर्चर सब लोग होते हैं। उसमें मेनली एरोस्पेस इंजीनियर होता है, और फिर जो मैकेनिकल डिज़ाइन है तो उसमें डिज़ाइन वाला भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है, और फ्यूल वाला बेस्ड है तो उसमें बायोलॉजिस्ट भी होता है, क्योंकि कितना फ्यूल का प्रोपोर्शन सही मतलब डायरेक्शन में। फिजिसिस्ट भी होता है, फिजिक्स के लिए सारे लोग होते हैं, बस डॉक्टर नहीं। कुछ क्वेश्चन उसकी मोटिवेशन के लिए कुछ लोग जैसे सीधा IIT में कितना ब्रांच है? IIT में 10-12 ब्रांच जितने भी, मतलब 10 से 12 सारे IIT में, थोड़ा थोड़ा किसी में ज़्यादा किसी में कम। जिसका बड़ा कैंपस है तो वो ज़्यादा ब्रांच को रख लिया। सब सारे ब्रांच का अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, सबका अलग अलग रिसर्च चल रहा होता है। ब्रांच जैसे तुमको नाम बताएं तो एरोस्पेस इंजीनियर होता है, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियर होता है जो कि मेरा है, केमिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, फिर हाँ मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कंप्यूटर साइंस वाला होता है, फिजिक्स एक ब्रांच होता है, उधर केमिस्ट्री एक ब्रांच होता है। पूरा एकदम डीप में पढ़ा जाता है हर चीज़ को। फिजिक्स में पूरा फिजिक्स टेस्ट में पढ़ा जा रहा है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग में पूरा केमिकल वाला इंजीनियरिंग सिखा रहे होते हैं, और कंप्यूटर साइंस में पूरा जो कोडिंग का सिस्टम होता है पता है ना, उसमें सारा लैंग्वेज, सारा डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ सिखा रहे होते हैं वहाँ पे। सिविल वाले में पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे होते हैं, कहाँ पे कितना प्रोपोर्शन में, मतलब जो भी घर बनता है, सीमेंट के बारे में, बालू के बारे में, अलग अलग मटेरियल्स के बारे में, बहुत सारा ब्रांच होता है। IIT कानपुर में जाने के बाद तुमको वहाँ पर हर IIT में हर साल 2-3 फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें बाहर से जो बॉलीवुड में जो भी है सिंगर्स, पंजाबी सिंगर्स, एक्टर्स, डांसर्स सब आते हैं, उस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं। सबको मतलब एक एंजॉयमेंट मिलता है, काफ़ी स्ट्रेस के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए टाइम आता है। वो सब कुछ हम लोग स्टूडेंट लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, बुलाते हैं, उसको मैनेज करते हैं सारा इवेंट्स। वहाँ पे मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है इधर से। और फिर स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो जितना भी स्पोर्ट्स होता है तुमको अभी पता भी नहीं होगा क्या क्या खेल होता है, सब कुछ का एक अलग अलग कॉम्पिटिशन वहाँ पर होता है। लोग उसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, दूसरा IIT जाने का मौका मिलेगा। अगर वहाँ पर हो रहा है मतलब कि खेल तो वहाँ पर जाकर के पार्टिसिपेट करो, फिर फर्स्ट आएगा तो ट्रॉफी मिलेगा वहाँ पर। तो सब कुछ वो स्टूडेंट लोग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत कुछ है। मुझे भी पता नहीं था, इधर गाँव में रहने के बाद नहीं पता होता है उसके बारे में। अभी मोबाइल से तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो मोबाइल में जाओ, उसके बाद सर्च करो सब कुछ, और तुम्हारा इंटरेस्ट जागेगा उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे। क्योंकि क्या कैसे होता है ये इंटरनेट पे बहुत अच्छे से तुमको एकदम एक रोड मैप दिया हुआ है, उसको फॉलो करते जाओगे, उतना मेहनत करते जाओगे तो पहुँच जाओगे।
ज़्यादातर लोग को वही गोल ही नहीं पता होता है क्या करेंगे। बस 12th कर रहे हैं तो 12th ही कर रहे हैं, फिर 12th पास हुआ तो फिर सोचने लगे क्या करें, फिर नौकरी मिलने का आया तो फिर इधर उधर भटक गए। भाई एक सवाल, मतलब 12 के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या करना चाहिए जिससे पैसा मिले? देखो 12th मिडिल क्लास फैमिली में बहुत अच्छा से मार्क्स ला सकता है 12th में, है ना। 12th में अच्छा मार्क्स लाओगे तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो सारा एग्ज़ाम्स का मतलब एग्ज़ाम देने का जो फी वो नॉर्मल ही होता है, हर फैमिली उसको मतलब पे कर सकती है, हर फैमिली उसमें जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम अच्छा रैंक लाओगे, जो भी लोग लाएगा अच्छा रैंक, तो उसके बाद तुमको कॉलेज मिलेगा, उसी रैंक के बेस पर कॉलेज मिलेगा। कॉलेज में जाने के बाद अगर तुम्हारा फैमिली इनकम कम है तो वहाँ पर अगर अच्छे कॉलेज में गए, अच्छे मेहनत से गए, तो तुमको बहुत सारा बैंक्स लोग सब ला करके हाथ में देंगे कि आप मेरे से पैसा ले लीजिए, पूरा जितना भी खर्च हो रहा है बस आप निकलने के बाद हमको पे कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप होता है, 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। पढ़ाई का 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता है। अगर तुम बचपन से मतलब अच्छा मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा लगन है, सही कॉलेज में गए तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस वो नॉर्मल जो अपना पॉकेट मनी जो होता है बस वही खर्च करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वो तुमको रहने का, खाने का, ट्यूशन फीस सब कुछ वो कॉलेज ही देती है। ये मतलब ये सब चीज़ सबको नहीं पता होता है, सबको लगता है स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा ये है वो है, लेकिन अच्छा कॉलेज में जाओगे तो बहुत आसानी से तुमको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्पॉन्सर होता है बहुत सारा बैंक लोग, अभी SBI वहाँ की काफी स्पॉन्सर सब कुछ तुम्हारे हाथ में ला करके दे देगा कि तुम पढ़ाई करो, अगर है वो गोल सेट है कि हमको ये करना है। तो कोई अभी सही मेहनत करे तो पैसे का दिक्कत नहीं आता है, मिलने नहीं आता है। आपका जब बायोलॉजिकल साइंस का कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको क्या करने का मौका मिलेगा इसके बाद? बायोलॉजिकल साइंस खत्म हुआ तो बायोलॉजिस्ट मतलब उसके आगे भी एक पढ़ाई होता है। अगर हम जाना चाहें कॉलेज में बाहर में जा करके जो भी आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं, MTech PhD, तो वो कर सकते हैं। अभी अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो 1 साल 1.5 साल के बाद मेरे को जॉब मिल जाएगा और सही से मेरा सब कुछ सही है तो उधर रिसर्चर बन सकते हैं। और ये मेडिसिन जो भी बनते हैं ना, जितना भी हॉस्पिटल मेडिकल मेडिसिन आता है, वैक्सीन बनता है, वो सब कुछ वही मेरा मतलब काम होगा मेनली, अगर हम बायोलॉजिस्ट चूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुमको जिस ब्रांच में हो वही नौकरी चाहिए, तो दूसरा काम कर सकते हो। अगर हम अभी अच्छे से कोडिंग सीखें तो हमको कंप्यूटर साइंस में मिल सकता है, हम उधर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर ये सब बन सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर से हमें अपना प्रोबेबिलिटी अच्छा करनी है, स्टैटिस्टिक्स अच्छा करनी है, उधर से जो भी बिजनेस वाला, मार्केटिंग वाला है उधर भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक बीच में टाइम आता है कि यहाँ पर से तुमको जिस रास्ते में मेन कोर्स में तुमको पढ़ने ही जाना है, लेकिन अगर तुमको ये चाहिए तो इस साइड तुमको ज़्यादा मेहनत करते रहना पड़ेगा। जो भी कंपनी है उसको क्या क्या मतलब वो लिख देती है कंपनी कि हमको जो भी चाहिए जॉब में हायर जिसको करना है उसके अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए, वो स्किल पे मेहनत करते जाओ तो फिर उधर का खुला हुआ रास्ता है। कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारा रास्ता खुलता है। IIT कंप्लीट करने के बाद अगर जो आप जॉब करते हैं तो आपका मिनिमम कितना से स्टार्ट होगा पैकेज? IIT में बता दें, IIT में मिनिमम 8 लाख होता है एनुअल सालाना, मिनिमम 8 लाख सालाना मिलेगा। और मैक्सिमम जो होता है वो 4 करोड़ होता है सालाना। 12 महीने में वो 4 करोड़ कंपनी दे देगी, उसका जो भी काटना उठना होगा टैक्स वो सब काट करके 3 करोड़ तक आ जाता है सालाना। तो मिनिमम 8 से 10 लाख, मैक्सिमम 4 करोड़, लेकिन उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। अभी आप IIT में पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर जो आप घर से जो फीस खर्च होता है वो देते हैं तो आपको कितना पड़ता होगा महीना में? सर बताया नहीं कि तुमको लोन सब मिल जाएगा वहाँ जाने। अगर जो लोग नहीं मिले, हाँ, जैसे वहाँ पे होता है, वहाँ पे जैसे अगर जनरल कैटेगरी के भी हो तुम, जैसे जनरल OBC होता है ना, जनरल में हो तो ट्यूशन फी आता है 1 लाख एक सेमेस्टर, मतलब 1 साल का 2 लाख ट्यूशन फी होता है। और फिर एक्स्ट्रा 50,000 लगता है रहने का, खाने का, मेस का बिल, ये सब मतलब 1.5 लाख 3 लाख रुपए जनरल वालों का 1 साल में लगता है। अगर जनरल वाला है और तुम्हारा वो फैमिली इनकम कम है तो उसमें तुमको पूरा ट्यूशन फी 1 लाख से कम है। अगर फैमिली इनकम पूरा 1 लाख माफ हो जाएगा, मतलब 2 लाख 1 साल का माफ हो जाएगा, 1 लाख लगेगा 1 साल में, अगर फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। स्कॉलरशिप भी मिलता है। हाँ, और स्कॉलरशिप का अलग है। स्कॉलरशिप वही स्कॉलरशिप वाला रहा तो तुमको बाकी सब पैसा वो खुद बैंक में डाल देगा स्कॉलरशिप पर, तो मुझसे भी कर सकते। नॉर्मली 3 लाख 1 साल में लगता है, 12 लाख सिर्फ मतलब कॉलेज वाला भी। अलग से तो जो भी उधर रहता है तो बहुत से लोग खर्च करता है अपना कपड़ा पे ये वो, क्योंकि उधर का अलग ही मतलब इवेंट्स हो रहा है, उधर सब लोग अलग अलग खर्च हो गए। इसके बाद अगर जो आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको मतलब कितना साल का मैक्सिमम टाइम लग सकता है? स्टार्टअप जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, इस
इसी में बीच में अगर मेरे को आइडिया आ गया कोई स्टार्टअप खोलने का, तो हम यहाँ पर से ही मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब कॉलेज से निकलने के बाद 1 साल के बाद ही मेरा स्टार्टअप सही से गया तो वो ग्रो हो जाएगा। स्टार्टअप का बस आइडिया आना होता है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए वहाँ पर हेल्प करने के लिए आईटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि फंड देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा बस परफेक्ट आइडिया है, सही आइडिया है, ग्राउंड लेवल है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे, तो वो फंड देंगे तुमको, जितना पैसा की ज़रूरत है सब देंगे। बाद में टैग का मतलब आईटी जैसे ही लिखा गया ना आगे वो आईआईटी मेडिकल ये जो नीट वाला है सब, बट जो ये टैग जो होता है आईआईटी टैग, फिर जो एम्स वाला टैग है, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है इंडियन मार्केट में भी और फिर फॉरेन मार्केट में भी, विदेश में भी। मतलब इसके बाद तुमको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन अगर वो अभी तुमको दिमाग में आ गया तो अभी से मेहनत शुरू कर दोगे, उसके बारे में जो भी चीज़ है सब कुछ खोलो निकालो ढूंढ के इंटरनेट से, तो फिक्स हो जाएगा वो रास्ता। ऐसा लगता है पूरा क्लास अपने कोई दिक्कत नहीं। भैया टेक्निकली से क्या फायदा है? टेक्निकली से क्या फायदा है? पॉलिटेक्निक को नॉर्मली जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। उसका तो फ़ायदा तो अलग अलग, जिसका जितना एक्सपेक्टेशन है सैलरी का उसका उस हिसाब से मतलब खुशी मिलेगा, फ़ायदा होगा। क्या मतलब उसका डिग्री? हाँ हाँ, पॉलिटेक्निक डिग्री होता है, शायद 10th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। तो जूनियर इंजीनियर है, उसका जो भी काम मिलेगा वो सीनियर इंजीनियर के अंडर ही रह के काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको भी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। बस वही है, उसका थोड़ा सैलरी कम है, लेकिन जॉब इंडियन मार्केट में फिक्स जॉब तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बना हुआ रहना है तो फिर लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। स्किल जो है सॉफ्ट स्किल सारा स्किल इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। बिहार के लोग में जो है ना एक चीज़ सबसे मतलब वो हम देखे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो ख़राब होता है बिहार वाले। मतलब मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल लोगों के सामने ये हम बोल रहे हैं, ये मेरा दूसरा टाइम है, सुबह हम आए थे वो फर्स्ट था मेरा बोलने का, अभी दूसरा टाइम है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, लेकिन ये जो स्किल है ना ये बहुत ज़रूरी स्किल है। वहाँ पर इंटरव्यू में या फिर बहुत लोगों को कुछ समझाना है तो ये स्किल में पूरा बिहार मतलब लैक करती है, और यहीं पर से उन लोगों का थोड़ा सा मतलब प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाता है जॉब बिहार वालों। इंग्लिश कमज़ोर होता है बिहार वालों का, और ये बोलने में समझाने वाला स्किल, बिहेवियर वाला मतलब बॉडी लैंग्वेज, ये सब पर मेहनत नहीं कर पाते, पता ही नहीं होता है क्या होता है, तो वही उसमें पीछे रह जाते हैं बिहार वाले। और बाकी सब जो होता है साउथ वाले, मेरा रूममेट जो है वो साउथ वाला है, उसका इंग्लिश परफेक्ट है क्योंकि वो साउथ में बड़ा मतलब बचपन से ही वो बड़ा स्कूल में पढ़ते हुआ है, तो उसका सब नॉर्मल। इधर बड़ा स्कूल में होता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी मतलब अभी थोड़ा सा सुधरा होगा, मेरा टाइम तो कुछ नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल कोई जाता ही नहीं था, अभी भी टाइम नहीं जाता। क्या करना है? एनडीए सर, नेशनल डिफेंस ऐसे कुछ है ना। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त था आईटी में, वो सोचा था कि एनडीए करेंगे, फर्स्ट ईयर में आया था तो सोचा था कि आईटी में आने के बाद वहाँ से ड्रॉप आउट कर देंगे और एनडीए में चले जाएंगे। उसका बहुत शौक था, वो मतलब स्विमर है, बहुत कुछ उसको आता है, प्रैक्टिस भी, वो जो भी एक्सरसाइज वो सब कुछ करते रहता है, फिटनेस अच्छा है। लेकिन मतलब बाद में उसको पता चला कि मतलब एनडीए और आईटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, फिर वो एनडीए नहीं है। एनडीए करने का फ़ायदा उनको एक गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो वो फिक्स हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ सिक्योर जॉब होता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर मतलब इंडिया में अभी गवर्नमेंट जॉब मिलना, खास करके बिहार वाले इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं कि बाकी सब उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब थोड़ा टफ है मिलना, लेकिन मिल गया तो सिक्योर है, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत होता है उसमें। ये साल नहीं हुआ, फिर अगला साल तक तैयारी किया, फिर नहीं हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वेस्ट होते चला जाता है, फिर मिलता कुछ है नहीं, बैठे बैठे तैयारी करते रहते। मैं तो बोल रहा हूँ बिहार में गवर्नमेंट जॉब में बस सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट उसमें तुम्हारा मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा लाइफ का क्रूशियल जो ईयर होता है 20 से 24 के बीच वाला, या फिर जो भी 16 से 24 के बीच वाला, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो वो वेस्ट हो जाएगा, फालतू में चला जाएगा। लेकिन सपने देख सकते हो वहाँ पर, अगर एकदम फुल कॉन्फिडेंस हो कि हमको वही बनना है मिल जाएगा, लेकिन वही ज़्यादा मेहनत करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा।
आपका क्या गोल है? अभी मेरा गोल, मेरे को कंसल्टिंग में उधर जाना है। कंसल्टिंग के बारे में पता नहीं होगा, वो जो मार्केट जितना भी कंपनी होती है ना बड़ा वाला, उसको डील करने के लिए जितना भी नया नया प्रोजेक्ट उसको सब दूसरे कंपनी में जाना है। इसी के पास मेरा गोल अभी वही है कि थोड़ा सा मार्केट और फाइनेंस संभालने वाले जो लोग होता है, एक कोई भी बिजनेस वाला एरिया में, फर्म में, कंपनी में, वो पोजीशन हमको चाहिए। तो उसके लिए, उस गोल को पाने के लिए जो भी स्किल हमको चाहिए, अभी हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हर पोजीशन के लिए अलग अलग स्किल होता है। उसके लिए मतलब पहले से ही जानना होता है, पहले से ही तैयारी करना होता है, उसके लिए सीखना होता है। और कुछ क्वेश्चन? आप IIT में जाने का कब सोचे थे? मतलब क्या होती आपको लगा कि हमको IIT में जाना है? थोड़ा लेट सोचे थे, इसलिए मतलब IIT के बारे में मेरे फादर मुझे बताया, मुझे कुछ नहीं पता। इस एरिया में ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता। मेरे फादर को एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो कोई इंजीनियर मिला, तो वो उनको बताया कि अपने बच्चा को ऐसा यही करवाइएगा, IIT करवाइएगा तो टीचर से हो जाएंगे। तो मेरे फादर मुझे जोर दिया कि तुमको IIT यही करना है। फर्स्ट टाइम जो मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें नहीं हुआ, उसमें ये था कि हमको IIT के बारे में पता ही नहीं था क्या होता है IIT, उसके आगे क्या होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। इसलिए नॉर्मल ऐसे ही तैयारी, सिर्फ क्वेश्चन करते थे, कुछ नहीं पता था, तो नहीं हो पाया। प्लस डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। PUBG खेलते थे हम PUBG खेलते थे और लगता था कि PUBG बस रात में 1 घंटा 2 घंटा खेलना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समझ में आया कि कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरे लिए। उसके बाद पूरा कटपुट कर दिए PUBG को, दोस्त से मिलना छोड़ दिए, पूरा लग गए। क्योंकि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें नहीं होता तो नहीं हो पाता, इसलिए हम पूरा जो होता है ना 12 घंटा 15 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बाहर ही नहीं निकले, सबको लगता था कि हम गाँव में है ही नहीं, इसको ही पता होगा। वही सबको लगता था कि कहीं गया हुआ है, क्योंकि एक बार भी पूरा महीनों हो गए बाहर, बस एक दिन फ्राइडे को ही निकलते तो नमाज पढ़ने के लिए जाते, बस कभी नहीं निकलते। बस यही है, मतलब अगर उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में थोड़ा सा एक्सरसाइज, बॉडी का भी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग ये सब करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर तबियत खराब हो जाता है ज़्यादा। एग्जाम इंग्लिश मीडियम में? हाँ, हम 10th तक पहले हिंदी मीडियम में पढ़े थे, लेकिन जब 11th में गए तो मुझे मतलब बताया गया कि इंग्लिश मीडियम थोड़ा फ्यूचर के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विच किए इंग्लिश मीडियम में, मतलब शुरू में तो पूरा दिमाग क्या क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हिंदी वाला तुम भूल भी गए उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडियम, वही 11th में थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक ही चीज़ में एक ही तरह का सेंटेंस लिखते हुए मिलेगा क्वेश्चन में इंग्लिश का, तो धीरे धीरे आसान लगने जाएगा, पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा, लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल रहता है। बोलने के लिए प्रैक्टिस सही होता है इंग्लिश बोलने में। अभी भी इंग्लिश अब तो नीट का क्वेश्चन ये सब जो है पैटर्न चेंज किया है, पता है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों से क्वेश्चन आता हाँ, उसमें तो है इंग्लिश हिंदी, है, आज सब में चेंज कर लिया। किसी को बांग्ला चाहिए तो बांग्ला में दे और देगा। इसके पीछे क्या है कि बड़ा बड़ा कोचिंग यूनिवर्सिटी से विकास का सबसे बड़ा आवाज निकाला, इन्हीं की वजह से हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, IIT वगैरह को इंग्लिश आता था। पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट है किसी को? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करियर देख रहे हो? हाँ? बोलो। क्या? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तब अभी के टाइम पे देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है ना, उसके लिए एजुकेशन एग्ज़ाम, उसमें जितना ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी है, कितना ज़्यादा तुम लोगों को वो कर पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो, वही है। लेकिन
वही उसका कोई ऐसा गारंटी करियर नहीं है, तो उसमें बहुत सारा गलत काम ये वो सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा नहीं। अभी हो तो हम कहेंगे पॉलिटिक्स से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी बहुत दिमाग खराब कर देता है पॉलिटिक्स। हाँ, करंट अफेयर जानते रहना चाहिए, लेकिन बायस्ड नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सब कर लेना, अच्छा है ऑफर ऐसा लगे। इससे क्या होगा ना कि तुम IIT कानपुर का लैब वगैरह सब चीज़ घूम सकता है, सब वहाँ का कैंपस देख सकता है। वही पहले क्वेश्चन देख लेना, हम ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कि तुम रजिस्टर करोगे। पहले क्वेश्चन देख लेना, उसमें बन रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन बन रहा है, 2-3 भी बन रहा है तो रजिस्टर कर देना। वही फीस उसका 150 रुपये है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम लाए हैं ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन ऑफलाइन अगर करना है तो ये है फॉर्म, इसमें तो वही उसके पहले देख लेना। मतलब अपना डिसीजन खुद से लेना चाहिए, दूसरे के इंटरेस्ट में नहीं लेना चाहिए। पहले देख लेना, सब कुछ लग रहा है तो करना, क्योंकि इधर 150 रुपये भी कम नहीं होता है। सब कुछ देख करके डिसाइड करना और फिर सबको बता देना, तो सर मुझे बता